आज हम बात करेंगे शंकरी प्रसाद से लेके मिनरवा मिल्स तक के केस की। शंकरी प्रसाद का केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस है। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था इस ग्राउंड पे कि ये वॉयलेशन है आर्टिकल 13 के क्लोज 2 का, एंड क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है जो पार्ट 3 में दिए उनका क्या करता है, टेक अवे करता है, उनको छीनता है। बेसिकली आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन दी हुई है एंड आर्टिकल 13 क्लोज 2 क्या कहता है, क्लोज 2 ये कहता है आर्टिकल 13 का कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो कि पार्ट 3 में जो राइट्स दिए हैं उनका क्या करता हो, वायलेशन करता हो, उनको छीनता हो, उनको टेक अवे करता हो। तो यहाँ पे यही ग्राउंड था कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है और पार्लियामेंट ने जो आर्टिकल 31A एंड 31B नए जो इंट्रोड्यूस किए हैं वो क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, उनको टेक अवे कर रहे हैं। तो वो लॉ की डेफिनेशन में आने चाहिए आर्टिकल 13 के क्लोज 2 के अकॉर्डिंग, और वो क्या होने चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या जो अमेंडमेंट है जो आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट को अमेंडमेंट की पावर है वो बेसिकली लॉ की डेफिनेशन में आती है कि नहीं आती। तो यहाँ क्वेश्चन ये था। तो कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के केस में डिसाइड किया कि नहीं, आर्टिकल 13 में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज आते हैं। ऑर्डिनरी लॉज मतलब कि जो पार्लियामेंट ने अपनी लेजिस्लेटिव पावर है वो एक्सरसाइज करके जो लॉ बनाया है वही लॉ आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एक्सरसाइज करके जो अमेंडमेंट किए हैं वो लॉ के डेफिनेशन में नहीं आते। और अमेंडमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सरसाइज करके किया है तो वो क्या नहीं होगा, आर्टिकल 13 के प्रोविजंस पे अप्लाई नहीं होंगे। सो ये क्या है, वैलिड है। अब यही सेम चीज़ वापस से चैलेंज हुई सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में इन द ईयर ऑफ 1965। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया शंकरी प्रसाद के जजमेंट को और कहा कि नहीं, सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एक्सरसाइज करके जो लॉ बना है वो नहीं आएंगे। और बेसिकली इसमें 70th अमेंडमेंट को चैलेंज किया था। अब ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, वापस से कंट्रोवर्सी हुई और फिर आया हमारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस इन द ईयर ऑफ 1971। गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने दोनों अर्लियर जो जजमेंट्स थे शंकरी प्रसाद का और सज्जन सिंह का उसको ओवररूल्ड कर दिया और कहा कि नहीं, अब से जब ये तारीख से जब हमने ये जजमेंट दिया है उस डेट से पार्लियामेंट को कोई भी पावर नहीं होगी कि वो ऐसा कोई अमेंडमेंट भी इंट्रोड्यूस कर दे जो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, टेक अवे कर रहा है, उनका वायलेशन कर रहा है या फंडामेंटल राइट्स से क्या है, कॉन्ट्ररी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। और कहा कि भाई आर्टिकल 368 सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर बताता है अमेंडमेंट का, एक्चुअल जो रियल पावर है जो पार्लियामेंट के पास आ रही है अमेंडमेंट की वो तो आर्टिकल 245 से आ रही है। ठीक है, तो ये पावर तो आप 245 से एक्सरसाइज कर रहे हो, 368 तो सिर्फ प्रोसीजर बताता है। और यहाँ पे उन्होंने डॉक्ट्राइन अप्लाई किया, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। इसका मतलब कि अब फ्यूचर से, मतलब कि जो पहले अमेंडमेंट हो गए, फर्स्ट अमेंडमेंट 17 वो तो वैलिड है, बट अब से आप ऐसा कोई अमेंडमेंट भी नहीं करोगे जो कि पार्ट 3 के राइट्स का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, क्योंकि वो भी किस में आ जाएगा, आर्टिकल 13 के क्लोज 2 के अंदर आ जाएगा। और कहा कि आर्टिकल 13 में जो क्लोज 3 में लॉ की डेफिनेशन दे रखी है वहाँ पे माना कि अमेंडमेंट एड को वर्ड ऐड नहीं किया, बट वहाँ एक्सक्लूड भी तो नहीं किया। तो हम ये मान के चलेंगे कि अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो भी लॉ की डेफिनेशन में आएंगे और उन पर भी आर्टिकल 13 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ये सारा यहाँ तक हो गया। पार्लियामेंट ने फिर क्या करा, 24th अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब 24th अमेंडमेंट क्या था, उन्होंने आर्टिकल 13 में एक नया क्लोज ऐड किया, क्लोज 4। उसके हिसाब से उन्होंने क्या लिखा उसमें कि भाई कुछ भी प्रोविज़न जो आर्टिकल 13 के है वो किस पे अप्लाई नहीं होंगे, आर्टिकल 368 के प्रोविजंस पे। मतलब कि आर्टिकल 13 के कोई भी प्रोविजंस अमेंडमेंट पे अप्लाई नहीं होंगे। तो इसका मतलब कि अब कोई भी अमेंडमेंट हो उसको आप आर्टिकल 13 के अंडर चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ ही उन्होंने आर्टिकल 368 की डेफिनेशन, उसकी जो हेडिंग थी वो भी चेंज कर दी। पहले आर्टिकल 368 की हेडिंग थी प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट ने इसको चेंज करके क्या कर दिया, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर फॉर इट। तो यहाँ पे उन्होंने हेडिंग चेंज कर दी और यहाँ पे क्या लिख दिया उन्होंने कि पावर भी है एंड प्रोसीजर भी है अंडर आर्टिकल 368, और साथ में आर्टिकल 13 में क्लोज 4 ऐड कर दिया जहाँ पे लिख दिया कि भाई इसके 13 के प्रोविजंस 368 के अंडर
अप्लाई नहीं होंगे। अब इस 24th अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किसमें किया? केशवानंद भारती के केस में, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर का केस भी कहते हैं। इस केस में बेसिकली 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट एंड 29th, इन तीनों अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट थी हमारा 24th। इसमें सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि नहीं, जो 24th अमेंडमेंट है वो वैलिड है, और साथ में गोलकनाथ का जो जजमेंट था उसको ओवररूल करा, और साथ में ये भी कहा कि इवन अगर पार्लियामेंट 24th अमेंडमेंट नहीं लाती, उससे पहले भी पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के अंडर दोनों ही पावर थी, प्रोसीजर भी था और पावर भी थी फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कि अगर वो हेडिंग चेंज नहीं करते तब भी आर्टिकल 368 उनको दोनों ही पावर दे रहा है, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर, दोनों वो ही आर्टिकल 368 ही बता रहा है। और साथ में भी कहा कि 24th अमेंडमेंट वैलिड है, 25th भी वैलिड है, एंड पर उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दे दिया, और बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि आप पार्लियामेंट अब क्या कर सकते हैं, अमेंड तो कर सकती है क्योंकि वो आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में नहीं आ रहे, बट बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं करेगी। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ रूल्स प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या दे रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी दे रहे हैं, जो नेसेसरी है, ओके, तो उनसे आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, और इस तरीके उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दे दिया। ये हमारा यहाँ तक की कंप्लीट हो गया। बट हुआ क्या, फिर आया अपना 42nd अमेंडमेंट। अब बेसिकली 25th अमेंडमेंट जिसकी वैलिडिटी को कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, वो 25th अमेंडमेंट क्या था? 25th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31C लेकर आई थी। आर्टिकल 31C क्या कहता है? ये कहता था कि DPSP जो हमारे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, उसका आर्टिकल 39 का क्लोज B और C, मतलब कि आर्टिकल 39 क्लोज B और C क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं आर्टिकल 14 एंड 19 को। इसका मतलब कि अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बनाए, ऐसे कोई प्रोविजंस लेके आया है जो आर्टिकल 39 के क्लोज B और C को इफेक्ट में लाने के लिए हो, वो इस ग्राउंड पे वॉइड नहीं होंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होंगे कि वो क्या कर रहे हैं, पार्ट 3 के आर्टिकल 14 एंड 19 के प्रोविजंस को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी है, उनको छीन रहे हैं, उनको टेक अवे कर रहे हैं। इसका मतलब कि DPSP के आर्टिकल 39 और BSC को क्या है, सुप्रीमेसी है, किस पे, आर्टिकल 14 एंड 19 पे। ये था 25th अमेंडमेंट। बट 42nd अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31C में कुछ चेंजेस किए और वहाँ पे उन्होंने ऑल DPSP कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब सिर्फ आर्टिकल 39B और C ही नहीं, सारे DPSP, जितने DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज है, उनका वो सप्रेस कर सकते हैं आर्टिकल 14 एंड 19 को। तो इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया 42nd अमेंडमेंट को, किसमें, मिनर्वा मिल्स के केस में। किस ग्राउंड पे कि भाई आपने क्या कर दिया, ऑल DPSP कर दिए, तो ये तो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो आपकी पावर में ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में ये कहा, 42nd अमेंडमेंट को जिसमें चैलेंज किया, ये कहा कि आपने जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 31C में जो चेंजेस किए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, और उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया आर्टिकल 31C के जो चेंजेज हुए थे 42nd अमेंडमेंट के अंदर, और आर्टिकल 31C को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आए। ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, जो कि अमेंडमेंट 25th से इंट्रोड्यूस हुई थी, जो क्या कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 39 का क्लोज B और C ही क्या कर सकता है, सप्रेस कर सकता है आर्टिकल 14 एंड 19 को, बाकी कोई आर्टिकल नहीं। तो इसी को ओरिजिनल फॉर्म में लेके आया सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल्स के केस में, एंड 42nd अमेंडमेंट के साथ साथ जो चेंज हुए थे आर्टिकल 31C में, उसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और स्ट्रक डाउन कर दिया उसको। ओके, ये था हमारा पूरी जर्नी शंकरी प्रसाद से लेके के मिनर्वा मिल्स तक के केस की, जो एक जुडिशियल रिव्यू का पूरा कॉन्सेप्ट भी घूमता है ये। ओके, थैंक यू।